हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, जो हमारे से पहले हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, रोलेट एक्ट पढ़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है और हम पहुंच रहे हैं खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन की तरफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की टाइम पीरियड है 1919 से 1922। अब क्या होता है, जैसा आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, तो उसमें दो तरह से पावर्स थी, एक अलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर। अलाइड पावर्स की तरफ से ब्रिटिशर्स और सेंट्रल पावर की तरफ से था ये ओटोमन अम्पायर। ओटोमन अम्पायर बेसिकली क्या, एक मुस्लिम साम्राज्य है। वहाँ का जो लीडर है, जिसे हम बोलते हैं सुल्तान ऑफ टर्की, जो टर्की का सुल्तान है या ओटोमन अम्पायर एक ही बात है, उसे हम बोलते थे कैलिफ या कभी कभी खलीफा। तो बेसिकली क्या था कि लोग उसे मानते थे कि वो भैया मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड है। जब उसकी पावर, जब आप क्या कहते हैं, ओटोमन अम्पायर की पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गई और टर्की के सुल्तान को हटा दिया गया। किसने हटाया? ब्रिटिश ने हटाया। तो जो इंडिया में मुसलमान थे, जो इंडिया में मुसलमान थे, वो लोग बहुत ज़्यादा खफा हो गए ब्रिटिशर से इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के जो मुसलमान थे वो इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक तरीके से रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिए, जिसे हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, कि भैया हमारा जो टर्की में हमने सुल्तान को हटाया ना, उसे वापस लेके आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पेन स्टार्ट करता हूँ। देखो, इन 1919 ए मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द ओटोमन अम्पायर। ओटोमन अम्पायर समझ में आ गया, जो आपकी सेंट्रल पावर की तरफ था। मतलब एक तरफ यूके था, फ्रांस था और रशिया था, और एक तरफ आपका जर्मनी था, ओटोमन अम्पायर था। ठीक है, तो बेसिकली अब यूके में और ओटोमन अम्पायर में लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओटोमन अम्पायर बेचारा हार गया। जब ओटोमन अम्पायर हार गया तो ये जो टर्की का सुल्तान, एक ही बात है, तो ओटोमन अम्पायर का जो सुल्तान था, जिसे लोग बहुत बड़ा रिलीजियस हेड मानते थे मुस्लिम्स का, उसे यूके ने हटा दिया कि भैया जाओ यहाँ से। अब जब ओटोमन अम्पायर को यूके ने हटा दिया तो इंडिया में जो मुसलमान थे, उन्होंने जो इंडिया में ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। और इसी खिलाफत मूवमेंट से आग लगेगी तब हम एनसीएम पे पहुंचेंगे। देखना, अब देखो क्या हुआ। 20 मार्च 1919, 20 मार्च 1919 को क्या हुआ? खिलाफत कमेटी बनाई गई। सबसे पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले खिलाफत कमेटी बनाई गई। कहाँ बनी? बॉम्बे के अंदर बनी। कौन लीडर थे मेन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या हुआ? ऑल इंडिया खिलाफत डे मनाया गया। ऑल इंडिया खिलाफत डे का मतलब क्या है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स भी एक हो गए। जब हिंदू और मुस्लिम एक हो गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी और ब्रिटिशर्स की कोई भी बात हमें नहीं माननी है। और उसी के बाद 23 नवंबर 1919 को एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर होती है। डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक खिलाफत मैनिफेस्टो पब्लिश होता है। इस खिलाफत मैनिफेस्टो में क्या बोला जाता है कि भैया टर्की की जो पावर है, जो हमारा टर्की का सुल्तान है, उसकी पोजीशन को वापस रीस्टोर कर दिया जाए, ऐसा बोला जाता है इस खिलाफत मैनिफेस्टो के अंदर। ठीक है, एक बुक पब्लिश होती है। तो याद रहेगा आपको, 20 मार्च 1919 को खिलाफत कमेटी बनी थी। ऐसा नहीं कि खिलाफत कमेटी में यही लोग थे, खिलाफत कमेटी में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे। मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, और भी इसमें लोग थे। ठीक है, और उसी के तुरंत बाद हमें क्या याद रखना है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये डेट, 23 नवंबर 1919 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखा जाएगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1920 की बात करें, 1920 में हमें पता है कि अली ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली ज्वाइन हैंड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब भैया ये लग रहा था, गांधी जी को भी ये लग रहा था कि यार ये मौका सही है कि हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर दिया जाए। गांधी जी सोच रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर दिया जाए। पहले क्या हो रहा था कि गांधी जी को
बेसिकली इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बाद में जब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि भाई हमें जाने दिया जाए, तब मोहम्मद अली और शौकत अली से मिल पाए और इन लोगों ने मिल के एक साथ अपने आप को हिंदू और मुस्लिम यूनिटी दिखाई और फाइनली 1900 मार्च 1920 में फिर से खिलाफत डे मनाया गया। ठीक है, खिलाफत डे 2 बार मनाया गया है। ठीक, और देखो तो अली ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली ज्वाइन हैंड विद आईएनसी फॉर द अपकमिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसका बैकग्राउंड ये है कि गांधी जी सॉ दिस एज अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। तो उधर से मुसलमान भी ये चाह रहे थे कि हिंदू का कोलैबोरेशन मिले, हिंदू भी यही चाह रहे थे कि मुसलमान का कोलैबोरेशन मिले और सब एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दें। तो अब इसमें क्या कहानी बनी कि शुरुआत में गांधी जी को मना किया गया कि नहीं, तुम उन लोगों के साथ नहीं जाओगे। गांधी जी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बोले ठीक है। अब इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? खिलाफत मूवमेंट को इनको लीड कर रहे थे भाई साहब आपके गांधी जी। अब खिलाफत कमेटी ने तो एनसीएम लॉन्च, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो खिलाफत कमेटी ने एनसीएम लॉन्च किया 1 अगस्त 1920। देखो एनसीएम की ना फेसेस है। सबसे पहले एनसीएम लॉन्च हुआ बाय खिलाफत कमेटी ऑन 1 नवंबर 1920 लॉन्च हुआ और उसी दिन हमारे लोकमान्य तिलक भाई साहब की डेथ हो गई थी। तो द खिलाफत कमेटी लॉन्च एनसीएम ऑन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। तो क्या हुआ था? एनसीएम लॉन्च हुआ था, लेकिन एनसीएम फेसेस में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। अब देखो फिर से आएगा ऑन 4 सितंबर 1920 एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का टू फाइनली डेलिब्रेट एंड डिसाइड टू इशू एनसीएम, कि भैया फिर से एनसीएम इशू करो। मतलब फेसेस में हो रहा था, धीरे धीरे हर एक लेवल पे, कहीं कहीं पे हो गया, कहीं अभी ऑल इंडिया लेवल पे होना बाकी है, इस टाइप से। बट हमेशा अपोजिशन आ जाती थी। अब जो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि सितंबर वाला सेशन एनसीएम का कौन प्रिसाइड कर रहा था, तो आंसर इज लाला लाजपत राय। और यही वो सेशन है जहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि अगर 1 साल तक हम ऐसे ही चलते रहें तो हम स्वराज को अटेन कर लेंगे। ये गांधी जी का एक फॉल्स प्रॉमिस था। ठीक है, तो गांधी जी मेक्स 1 ईयर अनाउंसमेंट ऑफ अटेनिंग दी स्वराज। और फाइनली जो एनसीएम लॉन्च हुआ, जिसमें हम जो पढ़ते हैं, फाइनली जो एनसीएम लॉन्च हुआ वो हुआ दिसंबर 1920 में बाय द नागपुर सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनली एनसीएम वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1920। ठीक है, इसमें बहुत सारी लंबी लंबी कहानी है, तो अभी हम देखेंगे कि एनसीएम में कौन कौन से इंपैक्ट हुए थे। तो क्लियर है खिलाफत मूवमेंट से कैसे करते हुए हम एनसीएम की तरफ पहुंचे हैं, पूरा टाई अप है, ये एक साथ लिंक है। अब भाई ये सब हम लोग जानते हैं कि हमें एनसीएम में क्या क्या करना है। तो आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एज इट इज़ ये पॉइंट्स लिखने हैं। गांधी जी ने अपना टाइटल रिटर्न कर दिया, जिसको हम बोलते हैं केसरे हिंद। ये जो टाइटल था गांधी जी का, ये किसने दिया था? गांधी जी को ब्रिटिशर ने दिया था। तो भैया जिसको जो जो टाइटल मिला है सब वो अपने टाइटल रिटर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को भी बोला गया कि भैया जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ब्रिटिशर्स चला रहे हैं ख़त्म करो। जामिया एंड काशी यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जामिया और काशी यूनिवर्सिटी लैम्पलाइट में आई। पीपुल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड ह्यूज बॉनफायर्स वर डन टू बर्न फॉरेन गुड्स। जो भी स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ एक आंदोलन चला था, तो उसमें बेसिकली क्या था कि फॉरेन गुड्स आपको सारे जला देने, विदेशी कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रिटिश कोर्ट जितने भी हैं उनसे इंडियन लॉयर्स निकल जाएं। स्ट्राइक एंड हड़ताल टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में स्ट्राइक और हड़ताल शुरू हो गई। आप समझ रहे हो एनसीएम का इम्पैक्ट, ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, बेसिकली एक मिनट, ये वाला जो इम्पैक्ट आया आपका, ये जो इम्पैक्ट है ये आपका नागपुर सेशन से आया। फेस तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनसीएम कब आया, तो आपको ये लिखना दिसंबर 1920 बाय द नागपुर सेशन। फेज वाइज पूछे कि कब खिलाफत मूवमेंट से लॉन्च हुआ है, तो 1 अगस्त 1920। क्लियर है। अब उसका खिलाफत मूवमेंट एंड एनसीएम में और क्या क्या है कि पीपुल वर आस्क्ड नॉट टू सर्व इन दी ब्रिटिश आर्मी, कि वो लोग ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेंगे, और जो भी इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट ये हो गए और 2 पॉइंट ये, 7 पॉइंट्स आपके बताते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्लियर हो गया कि एनसीएम में, और ये सारे पॉइंट्स किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके नागपुर सेशन, और वही आपका मेन सेशन है। अब भैया एनसीएम सस्पेंड हो गया, एनसीएम सस्पेंड हो गया, एनसीएम खत्म हो गया। एनसीएम खत्म क्यों हो गया था? उसके पीछे मेन लॉजिक ये था, एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को।
ये डेट और ये टाइम और ये जगह और ये चौरी चौरा गोरखपुर में भैया। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा फायर्ड ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो लोगों ने क्या करा कि वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे आग लगा दी और वहाँ 22 पुलिस वाले मारे गए बेचारे। और उसी के तुरंत बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 years इम्प्रिजनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भैया एनसीएम सस्पेंड किया हुआ था, ये सबको याद रखना है। चौरी चौरा इंसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 years इम्प्रिजनमेंट। क्लियर हो गया ये? तो हमने ये देखा अभी यहाँ पे कि किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट जो हुआ उससे कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई और कैसे एनसीएम लॉन्च हुआ और कैसे एनसीएम सस्पेंड हुआ। आई होप आपको ये वीडियो का टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड पढ़ाई को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही इंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।